हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, रोज की भांति आज भी हम लोग इस सेशन में बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए फुल मॉक टेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए हमारा यह फुल प्रैक्टिस सेट है और सेट नंबर 10 को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि यह जो सीरीज चल रहा है हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 फुल मॉक टेस्ट 2024, देखिए उसमें हम लोग केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो गेस क्वेश्चंस हैं, गेस प्रश्न है जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करते हैं। टोटल 100 प्रश्न है इस सेशन में। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 में प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। और सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए, इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 9 तक के फुल मॉक टेस्ट को कवर कराया हुआ है, गेस क्वेश्चन वाला। अगर आपने इनको नहीं देखा है, नहीं लगाया इन सेट्स को, तो लगा लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 वाला जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 से संबंधित 21,391 पोस्ट से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सेशन से और भी लोग जुड़ जाएं और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज्य जो है किसके शासनकाल को कहते हैं? सब लोग आंसर कमेंट करिए, आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। और देखिए, गलती करके जो चीज़ हम सीखते हैं ना, वो चीज़ें लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। इसीलिए गलत सही जो भी आता है आप आंसर कमेंट करते चलिए, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी ध्यानपूर्वक आप ज़रूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए बताइएगा कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, फ्रांस में आतंक का राज्य जो है किसके शासनकाल को कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉबस्पियर के शासनकाल को जो है फ्रांस में आतंक का राज्य कहते हैं। अच्छा, बात फ्रांस की आई हुई है तो फ्रांस की क्रांति आपको याद है 1789 में हुई थी। और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उस समय किसका शासनकाल था? तो लुई 16वां का शासनकाल था। लुई 16वां का शासनकाल था, ठीक है ना फ्रेंड्स। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। ये सब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से, देखिए, भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? द्विसदनीय विधानमंडल यानी कि विधान परिषद की बात की जा रही है। तो देखिए, आपको याद होगा कि भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अपने राज्य बिहार से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सेट लगाइए और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा आज का सेट टफ है, ठीक है ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? इसमें से कौन सा सही मेल नहीं दिया गया? एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरे तरफ वे किस देश में स्थित हैं, ये पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको कल ही बताया था ओसाका के बारे में। ओसाका जो है ये जापान में पड़ता है और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। लंकाशायर जो है, लंकाशायर फ्रेंड्स, ये लंकाशायर जो है ये रूस में नहीं है, ठीक है ना, ये ब्रिटेन में पड़ता है लंकाशायर, याद रखिएगा। और लंकाशायर जो है फ्रेंड्स ये भी सूती वस्त्र के लिए फेमस है।
सेलम जो है, सेलम ये इंडिया में पड़ता है, सेलम तमिलनाडु में पड़ता है और सेलम इस्पात संयंत्र है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भारत सही दिया गया है। और देखिए बर्मिंघम जो है ये इंग्लैंड में है, बिल्कुल सही दिया गया है। बर्मिंघम जो है यह लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा मेल नहीं है सही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न देखिए कि वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, वह गुण कौन सा है? कौन सा वह गुण है जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है? फटाफट आंसर कमेंट करिए। जितना जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, उतना ही जल्दी इस सेशन को हम लोग कवर भी कर लेंगे। हमारा टारगेट रहता है कि 1 घंटे के अंदर सेशन को हम लोग कवर करें। चलिए राइट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका प्रस्वेदन हो जाएगा, ठीक है ना, प्रस्वेदन। और इसी के कारण जो है पृथ्वी पर वर्षा होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 15 मार्च के दिन। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि क्वीन ऑफ डेक्कन के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। दक्कन की रानी के रूप में जाना जाता है किस भारतीय शहर को, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए दक्कन की रानी यानी कि क्वीन ऑफ डेक्कन के रूप में किस भारतीय शहर को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर पुणे हो जाएगा, पुणे को जाना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पुणे को दक्कन की रानी के रूप में भी जाना जाता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोगाओ गुफाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि हजारों बुद्धों की गुफाएं किसको कहा जाता है, तो मोगाओ गुफाओं को कहा जाता है, ठीक है। और पूछा गया है कि ये जो मोगाओ गुफाएं हैं ये निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये चीन में है। कहाँ पर है ये? चीन में है, ठीक है ना। चलिए नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए, बट बिहार पुलिस में उटपटांग प्लस पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? अरब सागर के रानी के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह कोची बंदरगाह है, ठीक है ना, पश्चिमी तट पर पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आवासों के निकट निर्मित क्षेत्र में जहां समतल भूमि उपलब्ध हो बस्ती को क्या कहा जाता है? आवासों के निकट निर्मित क्षेत्र में जहां समतल भूमि उपलब्ध हो उस बस्ती को क्या कहा जाता है? बताइए उस बस्ती को क्या कहा जाता है? तो देखिए उस बस्ती को सघन बस्ती कहा जाता है, ठीक है ना। आवासों के निकट निर्मित क्षेत्र में जहां समतल भूमि उपलब्ध हो उस बस्ती को सघन बस्ती कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है ये परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र है, ठीक है। परमवीर चक्र याद रखिएगा, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और जो पहला परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था वो किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हम्पी नृत्य उत्सव, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल आपको तैयार होकर एग्जाम देना है, अब समय नहीं है, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। हम्पी नृत्य उत्सव जो है ये मनाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2024 में, अब थोड़ा सा इस प्रश्न में सुधार करिएगा, वर्ष 2024 में बिहार के कितने व्यक्तियों को यहाँ मैं लिख देता हूँ पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण, ठीक है ना। वैसे पद्म पुरस्कार से मैंने बताया था कि 7 व्यक्तियों को, बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार इस साल दिया गया है,
ठीक है ना। और यहाँ प्रश्न में बना लीजिएगा किनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये बिहार के हैं, ठीक है ना। तो कितने व्यक्ति पूछा गया है, तो दरअसल एक ही व्यक्ति है ना, और ये कौन है जिनको पद्म भूषण दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं, ठीक है ना, डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं। और बिंदेश्वर पाठक जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है इसी साल। तो अगर पद्म विभूषण पूछता तब भी एक लोगों को बिहार से दिया गया, उनका नाम है बिंदेश्वर पाठक, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद 5 लोग जो हैं उनको पद्मश्री दिया गया है बिहार से, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। प्लाज्मा झिल्ली शब्द बताइए, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए 1931 में 1931 में जो है प्लाज्मा झिल्ली शब्द दिया था किसने, तो याद रखिएगा J.Q. प्लोवो ने, ठीक है ना। J.Q. यहाँ मैं लिखता हूँ J.Q. प्लोवो ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ये भी साथ साथ याद रखते चलिए। उसके बाद देखिएगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए, आप लोगों को कमेंट करना है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पूछा गया है, राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक में जो उपबंध है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 148 जो है इसमें कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है, ये 148 जो है ना ये नियुक्ति, शपथ और सेवक से संबंधित है, ठीक है। और 149 जो है वो कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। तो मैंने उल्टा बोल दिया था, सुधार लीजिए। 148 जो है इसमें CAG जो है यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। और 149 जो है ये CAG के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाता है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 वर्ष दिया गया है, ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा। और भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आजकल बड़ा पूछा जाता है, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है ना, बताइए। तो पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे, तो इनका नाम है V. नरहरि राव, ठीक है ना, V. नरहरि राव, ये भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदार हिल्स बिहार के किस जिला में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इस बार रख दिया है। तो मंदार हिल्स जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये बांका में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये जो आते हैं ये अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है ना, बताइए। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसी के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में जो है भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए 1976 हो जाएगा, 1976 में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज के संवैधानिक दर्जे के समय प्रधानमंत्री कौन थे। पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था, तो आपको याद होगा ये 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और संविधान की 11वीं अनुसूची आप याद रखिएगा, संविधान की 11वीं अनुसूची जो है इसमें पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी का जो है इसमें वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है, 11वीं अनुसूची, क्लियर, याद रखिएगा। उस समय PB नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। मयूराक्षी परियोजना जो है
ये किस राज्य से संबंधित है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना है और यह किस राज्य से संबंधित है? बताइए। तो मयूराक्षी जो है ये संबंधित है किससे? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और मैंने आपको बताया था कि बुक्सा टाइगर रिजर्व है एक, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। ये भी फ्रेंड्स आप साथ साथ ध्यान रखते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी? बताइए। बिहार पुलिस का ये क्वेश्चन है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये तारपोर समिति थी, ठीक है ना। तारपोर समिति 1997 में बनी थी और यह भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित समिति थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में गलती हो जाता है। सदिश राशि कौन सा है इसमें से? तो आपको पता है ना कि वेग, बल, संवेग, विस्थापन, ये सब सदिश राशियां हैं। तो यहाँ पर वेग दिया गया है, वेग सदिश राशि है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत, बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये जो विश्वकर्मा योजना है ना, विश्वकर्मा योजना, इसके तहत जो है, इस योजना के तहत जो कारीगर और शिल्पकार हैं उनको संपूर्ण सहायता प्रदान करना है, ठीक है। 2023 में इसका शुभारंभ हुआ था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का बीमारी है और पूछा गया है कि मानव शरीर में ल्यूकेमिया से क्या प्रभावित होता है। चलिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए। ल्यूकेमिया पूछा गया है। देखिए, ल्यूकेमिया जो है एक तरह का ब्लड कैंसर है, रक्त कैंसर है, जो रक्त के उत्पादक कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ठीक है ना। यह रक्त को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर रक्त राइट आंसर हो जाएगा। और ये ल्यूकेमिया असामान्य श्वेत रक्त कणिका जो है, सफ़ेद रक्त कणिका, सफ़ेद रक्त कोशिका, उनमें तेजी से उत्पादन के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है? बताइए, बढ़ती है, घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, या फिर बढ़ती है घटती, क्या होगी? ऑप्शन पढ़िए, आंसर बताइए। खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, बहुत लंबा चैन नहीं होता है खाद्य श्रृंखला का, छोटा सा चरण होता है। और इसका कारण होता है क्या कि हर चरण में ऊर्जा घटती जाती है, हर चरण में ऊर्जा घटती है और केवल 10% ऊर्जा ही जो है अगले चरण में जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। देखिए, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? ये महिलाओं के मताधिकार से संबंधित है। कौन सा मूवमेंट? तो सफ्रागेट्स मूवमेंट। ये चलाया गया था कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, ये चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन में सफ्रागेट्स मूवमेंट चलाया गया था, जो कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित था, सफ्रागेट्स मूवमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है, कौन सा आर्टिकल है? बताइए। सब लोग आंसर कमेंट करिए, सब लोगों का आंसर कमेंट में आना चाहिए और मैं सबका स्कोर देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि अब फाइनल रिवीजन चल रहा है ये सब बिहार पुलिस के लिए, ठीक है ना। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? और जब पेपर हो जाएगा 7 तारीख का, तो उसके बाद जो पेपर का आप लोग प्रश्न अगर याद होगा आपको, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। मैं आपको पोस्ट कर दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर चैनल पे, और वहाँ पर एनालिसिस पे मैं करा दूंगा और उसी पैटर्न पर जो आगे का एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन लेकर के आया जाएगा। इसीलिए आप लोग प्रश्न जरूर बताइएगा मेरे भाई बंधु, जिनका भी 7 अगस्त को पेपर है। देखिए, कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो फ्रेंड्स, देखिए, रूल ऑफ लॉ का जो विस्तृत उल्लेख करता है ये आर्टिकल 14 है। कौन सा आर्टिकल है? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 14 है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, यह जो आपका आर्टिकल 14 है, यह विधि का शासन, न्याय, समानता और निष्पक्षता पर बल देता है, ठीक है ना। चलिए, आर्टिकल 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है इसमें। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? पादप कोशिका की बात की जा रही है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? बताइए। तो देखिए, पादप कोशिका में विभाजन की क्षमता जो होती है ये किसमें होती है? मृदुतक, दृढ़ुतक, जाइलम या शीर्षस्थ विभाज्योतक, किसमें होती है? तो फ्रेंड्स, देखिए, पादप कोशिका में जो है विभाजन की क्षमता होती है शीर्षस्थ विभाज्योतक में, ठीक है ना, याद रखिएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीन ने भारत के एलपीजी, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो भारत में ये 1991 के बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। उसी तरह से पूछा गया कि चीन ने भारत में जो एलपीजी सुधार था उसके समान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किया था, यानी कि जो आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो था उसने चाइना में स्टार्ट कब किया था, बताइए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देख सकते हैं कितना अच्छा लेवल का प्रश्न मैंने आज इंक्लूड किया हुआ है, बहुत मेहनत लगा है, 6-7 घंटे लगे इस तरह के प्रश्न कलेक्ट करने में। तो फ्रेंड्स ये 1978 में किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो यहाँ बना लीजिएगा, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बताइए। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, ठीक है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया, तो 14 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, यही तो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध हुआ था। ये किनके बीच लड़ा गया था, क्रीमियन युद्ध। वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर अच्छा खासा है आपके सिलेबस में और अच्छे खासे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अलग मैंने 1-1.5 घंटे का वीडियो कराया हुआ है, मैराथन सेशन, अगर आप उसको देख लीजिएगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा दावा है, ठीक है। चलिए 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। देखिए क्रीमियन युद्ध के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्रीमियन युद्ध था ये रूस के खिलाफ लड़ा गया था, और रूस के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और सार्डिनिया ने एक गठन बनाया था। तो रूस और मेनली तुर्की के मध्य आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर इसमें ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, ठीक है ना, सार्डिनिया भी था, ये लोग एक संगठन बना करके रूस के खिलाफ लड़ रहे थे क्रीमियन युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, चलिए बताइए। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, तो देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किन में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा रही थी, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो रहा था ये रहा था मेघालय का, और सबसे कम जो रहा था ये रहा था नागालैंड का, ठीक है। चलिए देखिए तापमान बढ़ने से ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ने से ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तापमान बढ़ने से ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान जब बढ़ती है, जब भी तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। ताप का मात्रक केल्विन है, ऊष्मा का जूल होगा, ठीक है ना। चलिए विद्युत धारा का एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब अगला प्रश्न है हमारा कि कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये किस राज्य में है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो 1 अक्टूबर के दिन पेपर हुआ था ना, जो रद्द हो गया था, उसमें पूछा गया था कि रावतभाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में, तो रावतभाटा तो राजस्थान में है, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। काकरापार याद रखिएगा गुजरात में है, और कल्पक्कम तमिलनाडु में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये किसको कहा जाता है मध्यरात्रि सूर्य की भूमि, तो नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है, सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, ठीक है। 1000 झीलों की भूमि मैंने आपको बताया था, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, वायरस की खोज, और एक है बैक्टीरिया की खोज, ठीक है ना, बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है ना, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जीवाणु की खोज किसने किया था, तो जीवाणु की खोज किसने किया था, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, तो ये लीवनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था, और वायरस की खोज किया था इवानोस्की ने, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। रॉबर्ट हुक ने, मैंने बता ही दिया था, कोशिका का खोज किया था। लुई पास्चर ने जो है किण्वन का खोज किया था। किण्वन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को, ठीक है ना, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ मुंडकोपनिषद दिया गया है, ठीक है। और गायत्री मंत्र को आपको पता है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो यहाँ पर वेद से हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। लेकिन ऋग्वेद आप याद रखिएगा, तीसरे मंडल से ऋग्वेद के। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, बताइए किन पहाड़ियों पर? पहाड़ियां पूछा गया। वैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों, पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और महाराष्ट्र, त्रिपुरा और मेघालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। मैंने बताया ना, पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा असम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि सन 2026 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर होगा? यानी कि फीफा का जो फुटबॉल विश्व कप होगा ये कहाँ पर होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा 2026 वाला। देखिए 2026 वाला जो होगा ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए संयुक्त रूप से होगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तीनों जगह पर होगा, ठीक है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? इनमें से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था? बताइए सुभाष चंद्र बोस जी ने इनमें से कौन सा नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था जय हिंद का। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद का नारा। उसके बाद दिल्ली चलो का भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति, यानी कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए प्रत्यास्थता सीमा में देखिए अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है यंग गुणांक कहा जाता है, ठीक है ना, इसको यंग गुणांक कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? अच्छा ये चरक संहिता जो है ये किसकी रचना है? ये चरक की रचना है। चरक जो थे ये किसके दरबारी थे? तो ये कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक, ठीक है ना। और ये क्या थे? प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे ये। तो ये आयुर्वेद की है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शिमला समझौता 1972 में, यानी कि शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था और किनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए शिमला समझौता 1972 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इस पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था? तो इस पर हस्ताक्षर किया गया था, याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय इनकी सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय यानी कि राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसमें कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक अधिवक्ता, ठीक है ना, अधिवक्ता का कार्य का अनुभव होना चाहिए? बताइए तो ये कितने वर्ष का होना चाहिए? बताइए फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये 10 वर्ष का होना चाहिए। कितना? तो 10 वर्ष, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 10 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि उर्वशी जो है ये किसकी कृति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की है, ठीक है ना, उसी प्रकार से उर्वशी किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि पंपास घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? पंपास और एक है कंपास, ठीक है ना। कंपास ब्राज़ील में पाया जाता है और पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में, तो इसको मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है ना। पटाना घास का मैदान है जो कि श्रीलंका में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दिनकर जी को, यानी कि ये जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था?
तो उनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, उनकी रचना उर्वशी के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था उर्वशी के बारे में। और देखिए फ्रेंड्स, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय यहाँ मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करिए। संस्कृति के 4 अध्याय, 4 अध्याय, ठीक है ना, संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो अगर पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, और ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, और एक है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये कॉफी बोर्ड है, अब टी बोर्ड है यानी कि चाय, ठीक है ना। चलिए बताइए, तो कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, और टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। दोनों आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी स्थापना सन 2002 में हुआ था, और इटली के ट्यूरिन में, इटली के ट्यूरिन में जो है, ट्यूरिन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, सिस्टम स्टाफ कॉलेज का, यूनाइटेड नेशंस का। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? कौन से दर्रा के माध्यम से, कौन से मार्ग के माध्यम से? बताइए, पेशावर और काबुल, पेशावर और काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स, ये जुड़े हुए हैं खैबर दर्रा के माध्यम से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि कितनी है? किसके संदर्भ में? तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि। फटाफट आंसर कमेंट करिए, सब लोग आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। आधा हमारा सेशन लगभग समाप्त हो गया है, आधा प्रश्न हमने कर लिया है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, 29.53 डेज यहाँ पर, यानी कि 29.53 दिन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि है 29.53 दिन, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है किनको? जेनी एर्पनबेक को। याद रखिएगा, एक प्रश्न तो ऐसे बन जाएगा ना कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? तो जेनी एर्पनबेक को किया गया, और इनके द्वारा एक लिखा पुस्तक है कैरोस, इसी को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, कैरोस को। और इस पुस्तक को अनुवाद किसने किया था? इस पुस्तक को अनुवादित किसने किया था? इसका अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद बताइए, फटाफट आंसर कमेंट करिए, किसने किया था? करंट का प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्या था? माइकल हॉफमैन ने किया था, ठीक है ना, माइकल हॉफमैन ने। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन सा टीम है? बताइए, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है ना, संतोष ट्रॉफी। बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये जीता है सर्विसेज ने। किसने जीता है फ्रेंड्स? तो ये जीता है सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी को। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ने किया था? फिरोज शाह मेहता ने इनमें से किसकी स्थापना किया था? बताइए। भारतीय समाज सेवक, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बताया ही था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर पूछा गया फिरोज शाह मेहता ने, तो इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था 1885 में। और देखिए, ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, ये केवल फिरोज शाह मेहता ही नहीं थे, इसमें फिरोज शाह मेहता के अलावा और भी 2 लोग थे। नाम क्या है उनका? तो केटी तेलंग, ठीक है ना, केटी तेलंग, यहाँ मैं तेलंग लिख देता हूँ, केटी, ठीक है, केटी तेलंग, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, ठीक है ना, और बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के नाम से तो आप फेमस ही हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए, उसके बाद देखिए, कागज शब्द का विशेषण आपसे पूछा जा रहा है कि कागज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कागज का विशेषण क्या होगा? बताइए। कागज होगा, कागजी होगा, कागजात होगा, क्या होगा? कागज शब्द का विशेषण, तो कागज का विशेषण कागजी होगा यहाँ पर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिससे सब कुछ कहा जा सके। कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आप सब कुछ शेयर भी करते हैं, जिससे सब कुछ कहा जा सके, उसके लिए एक शब्द बताना है। बताइए, जिससे सब कुछ कहा जा सके, तो उसको कहा जाता है अंतरंग, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, इसको रट जाइए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दल बदल विरोधी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? दल बदल विरोधी अधिनियम को लागू किस वर्ष किया गया था? अच्छा, दल बदल विरोधी अधिनियम 52वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, और संविधान में जो है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची। आपको याद भी है 10वीं अनुसूची,
जो है इसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है, याद रखिएगा, और ये आपका लागू हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय। चलिए उसके बाद देखिए 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2024 में रसिया में ब्रिक्स होगा ना, एक बार आप भी चेक करके बताइए, तो रसिया में होगा ना, एक बार बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए मेरे हिसाब से रसिया तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, आपको याद भी है 1916 में। और देखिए वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका नाम, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। के विनोद चंद्रन है, के विनोद चंद्रन है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक क्या है? चंद्रयान 3 का और आदित्य L1 का, दोनों याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न बन जाए, ठीक है ना। तो क्या जाता है, 1 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को जो है इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। और आदित्य L1 को कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को, ठीक है ना। चलिए तो इसको सितंबर में किया गया था आदित्य L1 को, और इसको जुलाई में, इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदित्य L1 सौर मिशन है। चलिए उसके बाद देखिए फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता है? बताइए, फीफा महिला विश्व कप है, इसीलिए 2023 वाला भी बन सकता है प्रश्न, इसलिए मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो राइट आंसर स्पेन हो जाएगा, स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके जीता है, ठीक है ना। स्पेन ने किसको हराया, यानी कि विनर स्पेन रहा है और रनर अप इंग्लैंड रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। चलिए पहली बार शायद स्पेन ने जीता है। चलिए उसके बाद देखिएगा पहली बार स्पेन ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? बताइए कौन सी पवन है? निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं और सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? यह पवन कौन सी है? यह पवन सिरको है, मरुस्थलीय पवन है, भूमध्य सागरीय पवन भी इसको कहा जा सकता है। चलिए देखिए 6 अरब जनसंख्या दिवस, यानी कि डे ऑफ 6 बिलियन, शॉर्ट में इसको लिखा देता है डे ऑफ 6 बिलियन। बताइए 6 अरब जनसंख्या दिवस कौन सा है? 6 अरब जनसंख्या दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये 12 अक्टूबर राइट आंसर होगा, ठीक है ना, 12 अक्टूबर याद रखिएगा, बिहार पुलिस में प्रश्न बन सकता है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं या 2023 बना लीजिए, ठीक है ना, 2023 ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ, 2023 किसे प्रदान किया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है ना, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय राजदूत और निश्चय मित्र का नाम क्या है? क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय राजदूत और निश्चय मित्र का नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स ये दीपा मलिक हैं, ठीक है ना, दीपा मलिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रखिएगा, दीपा मलिक हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो है ये किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिए, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? फ्रेंड्स एक बार सेशन लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1767 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका देहरादून में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत क्या था? बांग्लार माटी बांग्लार जल, इसको लिखा किसने था? बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के समय ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही बांग्लार माटी बांग्लार जल भी लिखा है, तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसरो द्वारा लॉन्च आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन है? आदित्य L1 के परियोजना निदेशक और चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक, चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक, दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए चंद्रयान 3 का जो थे ये पी वीर मुथुवेल थे, ठीक है, और आदित्य L1 का कौन थे, तो ये निगार शाहजी। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दुग्ध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद जो दूध बनता है उस प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, यह कौन सा हार्मोन है। तो फ्रेंड्स ये हार्मोन प्रोलैक्टिन है, ठीक है ना, याद रखिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये, जो कि बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को भी, ONGC विदेश लिमिटेड को भी और इरकॉन को भी, सभी को दिया गया है। याद रखिएगा टोटल अभी वर्तमान में 16 नवरत्न कंपनियां हैं आज के डेट में। अभी जब मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ 16 मैंने लिख दिया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कपास किस कुल से संबंधित है, यानी कि कौन सा कुल है इसका, कपास किस कुल से संबंधित है। तो कपास किससे संबंधित है फ्रेंड्स, बताइए फटाफट आंसर। कपास किससे संबंधित है, तो कपास जो फ्रेंड्स ये संबंधित है, ये संबंधित किससे है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका मालवेसी कुल से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मूलांकुर यानी कि रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से कहीं से भी जड़ लटक जाएगा, तो अतिरिक्त जो होती है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से जो विकसित होने वाली जड़ है वो क्या कहलाती हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स उनको अपस्थानिक मूल कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। और बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, बरगद में ये जड़ें पाई जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एस्परजिलस का उपयोग जो है किसके बनने में किया जाता है। एस्परजिलस का, देखिए एस्परजिलस का उपयोग जो है बनने में किसके किया जाता है, बताइए फटाफट आंसर कमेंट करिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए। अब यहाँ पर देखिए ये सैक्रोमाइसिस है, सैक्रोमाइसिस का उपयोग किया जाता है डबल ब्रेड बनाने में, और एस्परजिलस का उपयोग अल्कोहल में किया जाता है, अल्कोहल उद्योग में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है। वायु प्रदूषक है SO2, इसका सर्वोत्तम सूचक क्या है, अब मैंने बता दिया। अब बताइए वायु प्रदूषक का सूचक क्या होता है, मॉस और लाइकेन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाइकेन दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है, तो ये लाइकेन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, बताइए जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है, इसमें से नील हरित सवाल है, ठीक है ना, नील हरित सवाल है, यानी कि नीला हरा सवाल, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा, कल मैंने आपको उत्तर दक्षिण गलियारा कराया था, जो कि कन्याकुमारी से कहाँ, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है ना, और यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी गलियारा पूछा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत है ये, ठीक है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से संबंधित है, तो ये आपका सिलचर से पोरबंदर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, प्रश्न को ध्यान से, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, बताइए कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, तो ये झांसी में है, उत्तर प्रदेश के झांसी में है कृषि वानिकी और राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। चलिए उसके बाद देखिएगा किस नदी की घाटी गहरी खड़भूमि, ठीक है, रेविंस के लिए विख्यात है, बताइए किस नदी की घाटी गहरी खड़भूमि के लिए विख्यात है। कौन सी नदी गहरी खड़भूमि बनाती है, यह नदी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये नदी जो है कौन सी नदी है, ये चंबल नदी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और कल मैं बताया था आपने नर्मदा और ताप्ती जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है ना, एस्चुरी का निर्माण करती है, कल ही मैंने आपको बताया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी है परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। ऐसी कौन सी नदी है जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो ये भूबंधित नदी है लूनी नदी, ठीक है ना, भूबंधित नदी है ये लूनी नदी, याद रखिएगा, ठीक है ना, लूनी बना लीजिए, यस लूनी नदी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सेचुरा मरुस्थल, देखिए सेचुरा मरुस्थल ये मरुभूमि है, ये किस देश में स्थित है, सेचुरा, इंपॉर्टेंट है। सेचुरा मरुभूमि किस देश में है, बताइए। तो सेचुरा जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, तो ये बताइए फटाफट आंसर, ये पेरू में है। चलिए आटाकामा मरुस्थल चिली में है, आटाकामा जो है आटाकामा चिली में है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है, आटाकामा चिली में है, सेचुरा पेरू में है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है। कल ही मैंने बताया था 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र जाना जाता है, तो कल ही मैंने बताया था कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, और कल ही मैंने बताया था कि ये अलास्का में, अमेरिका में पाई जाती हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री सुशीला देवी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री सुशीला देवी जी जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो सुशीला देवी का संबंध जूडो से है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका की प्रथम सिख महिला न्यायाधीश कौन है। अमेरिका की पहला, चूंकि ये पहली महिला है इसीलिए महत्वपूर्ण है प्रश्न, ठीक है ना, भले आपको पुराना लग रहा हो लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण है। तो ये अमेरिका की पहली महिला जो है, जो पहली सिख महिला जो न्यायाधीश हैं, इनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। ऑप्शन यहाँ पर बी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मनप्रीत मोनिका सिंह। चलिए उसके बाद देखिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक वांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी। वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए डेट दे दिया गया है। अब बताइए, और वांडीवास के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, फ्रांसीसी हार गए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहा था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहा था, ठीक है। और ये युद्ध हुआ था कब, बताइए, यह युद्ध हुआ था कब, राइट आंसर कमेंट करिए, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये 1760 22 जनवरी के दिन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पर 22 जनवरी मैंने लगाया ना सही से, हाँ 22 जनवरी 1760 ठीक लगाया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी किस नदी के किनारे अवस्थित थी, वाणिज्यिक राजधानी। तो चूंकि देखिए जो आपका लोथल था ना, लोथल ये एक व्यापारिक केंद्र था, वो आयात निर्यात वहाँ से माल होता था, तो ये भोगवा नदी के तट पर था। और सिंधु घाटी का जो देखिए ट्विन कैपिटल, यानी कि जुड़वा राजधानी आप कहिए ट्विन कैपिटल, ये कहा जाता है किसको, ट्विन कैपिटल, तो ये कहा जाता है आपका मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, उनके द्वारा कब क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया था, बताइए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा कब क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया था। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब किया गया था, तो फ्रेंड्स देखिए 11 मार्च 1942 को किया गया था, 11 मार्च 1942 को किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारा अस्थि है, बोन्स है, ठीक है ना, हड्डी है, हड्डी में बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताइए। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है, बताइए। तो हरिमऊ शक्ति जो है ये भारत और मलेशिया के मध्य में होता है, हरिमऊ शक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये इसका प्रकाशन करता है, बताइए। कौन सा संगठन, संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। तो फ्रेंड्स ये IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां पर क्या होगा, इसमें से स्वतंत्र व्यापार यानी कि मुक्त व्यापार, ठीक है ना। तो मुक्त व्यापार दो देशों के बीच जो होता है मुक्त रूप से होने वाली व्यापार है, और ये कब संभव होगा, जब उस पर किसी भी प्रकार का शुल्क बहुत ही कम मात्रा में होगा, या फिर वो होगा ही नहीं, शुल्क बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रशुल्क अनुपस्थित होता है, ठीक है, या होगा तो बहुत कम मात्रा, या फिर नहीं होगा, तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें होती हैं, बताइए राइट आंसर। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ये प्रश्न आपके लिए है। जब आप लोग स्कोर कमेंट करिएगा तो आंसर के साथ साथ कमेंट करिएगा, ठीक है, ये अभी कमेंट कर दीजिए, स्कोर बाद में कमेंट कर दीजिएगा, बताइए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य भूमि सुधार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आता है। राज्य भूमि सुधार, तो ये आपको पता है ना कि राज्य भूमि सुधार किस अनुसूची में आएगा, मैंने आपको बताया था 9वीं अनुसूची में आता है, 9वीं राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है,
बताइए। और भारत की जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। और अफ्रीका का ये लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र फॉर्मूला पूछा गया है, बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, यहाँ पर ऑप्शन बी में देख रहे हैं आप। और इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन थे। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका जो है ये रसखान की रचना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। दक्षिण भारत में एकमात्र ये महाजनपद है, 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में था। और इस महाजनपद का नाम क्या है, तो इस महाजनपद का नाम जो है ये अस्मक है, ठीक है ना। इसकी राजधानी पोटली थी या पोतन थी, पोतन या पोटली याद रखिएगा। चलिए 98 नंबर है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका किसकी रचना है। हिस्टोरिका को लिखा किसने है, तो फ्रेंड्स देखिए हिस्टोरिका को लिखा है किसने, हेरोडोटस ने लिखा है। किसने लिखा है, हेरोडोटस ने लिखा है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो है ये कहाँ पर है, तो देखिए ड्रैकनवर्स पर्वत जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, लेसेथो एक कंट्री है, लेसेथो और स्वाजीलैंड, ये 3 देशों में इसका विस्तार है। स्वाजीलैंड कौन कौन से, तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, लेसेथो और स्वाजीलैंड, तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। स्कोर कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स, और सेशन को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इसको एक ग्रुप में, कहीं भी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए बताइएगा हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।